डीएनए मित्रों, अब हम बांग्लादेश चुनाव के परिणाम का संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में हुए पहले आम चुनाव में तारिक रहमान की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने 2/3 बहुमत से जीत हासिल कर ली और कट्टरपंथी विचारधारा वाली जमाते इस्लामी पार्टी को इस चुनाव में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। मित्रों, बांग्लादेश चुनाव का यह परिणाम क्या कहता है, आज हम इसे भारत के नजरिए से डिकोड करेंगे। आज आपको जानना चाहिए हार के बावजूद जमाते इस्लामी कैसा, जो कट्टरपंथी संगठन है, वो हार के बावजूद कैसे जीत गया। आज आपको समझना चाहिए कैसे भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर यानी भारत से सटे बांग्लादेश के इलाकों में जमात का कब्जा हो गया। आज आपको यह भी पता चलेगा भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले बांग्लादेशी नेताओं का इस चुनाव में क्या हुआ। लेकिन इन सवालों का जवाब देने से पहले आपको बांग्लादेश चुनाव परिणाम पर 5 बड़े अपडेट्स बता देते हैं। बीएनपी गठबंधन ने 300 में से 216 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं जमाते इस्लामी सिर्फ 76 सीटें ही जीत पाई। बीएनपी की जीत के बाद तारिक रहमान का पीएम बनना लगभग तय है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पुत्र तारिक रहमान दिसंबर 2025 में 17 साल का निर्वासन काटकर वापस बांग्लादेश लौटे थे। भारत के प्रधानमंत्री ने बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान को जीत पर बधाई दी। इस चुनाव में शेख हसीना का तख्ता पलट करने में अहम रोल निभाने वाले छात्र नेताओं की पार्टी एनसीपी यानी नेशनल सिटीजन्स पार्टी को करारी हार मिली है। एनसीपी को महज 6 सीटें ही जीत पर मिली, यानी आप कह सकते हैं कि यूनुस को सत्ता पर बैठाने वाले छात्रों की पार्टी पूरी तरह हार गई है। और एक बड़ी बात यह भी कि हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के बीच हुए इस चुनाव में नया इतिहास रच गया है। ढाका में पहली बार एक हिंदू सांसद चुना गया है। मित्रों, अब हम आपको दिखाएंगे इस चुनाव में हारने के बावजूद जमाते इस्लामी भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा क्यों है। भले ही जमात को 300 सीटों में से महज 76 सीटों पर ही जीत मिली हो, लेकिन ये 76 सीटें भारत के लिए परेशानी का कारण बन गई हैं। कैसे, वो आप इस मैप के जरिए समझ लीजिए। जमात ने जिन 76 सीटों पर जीत हासिल की है, उनमें से ज्यादातर भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित है। कोलकाता, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से लगने वाले इलाकों में जमाते इस्लामी का अब कब्जा हो गया है। और ये आप देख सकते हैं, ये हम आपको जो नक्शा दिखा रहे हैं, किस तरीके से ये जो भारत से लगा बॉर्डर है, वहां पर आप देख सकते हैं ये जो आपको मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, वो तमाम जमाते इस्लामी के हैं। और जमाते इस्लामी एक तरीके से भारत से लगी जितनी भी सरहद है, वहां के जो इलाके हैं उस पर उसको जीत मिली है। सटखीरा जिला जो पश्चिम बंगाल से सटा है, वहां 4 में से 4 सीटें जमात ने जीत ली। बांग्लादेश के कुश्तिया जिले की 4 में से 3 सीटें जमात की झोली में चली गई। बागेर हाट में भी 4 में से 3 सीटों पर जमात का कब्जा हो गया। इसके अलावा रंगपुर, शेरपुर, नावगांव, जयपुर हाट, गाईबांधा जैसे जिलों में भी जमात को जीत मिली है। मित्रों, पश्चिम बंगाल और असम बॉर्डर से सटे जिलों में जमात की जीत चिंता का कारण इसलिए भी है क्योंकि इन इलाकों में जमात हमेशा से घुसपैठ, कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने, हथियारों की स्मगलिंग करने में लिप्त पाई गई। मित्रों, आपको याद होगा कि अप्रैल 2025 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दंगे हुए थे। इन दंगों को भड़काने में बांग्लादेश से आए कट्टरपंथियों का हाथ बताया गया था। 2025 में ही असम एसटीएफ ने जमात के समर्थित संगठन अंसारुल बांग्ला टीम के 8 कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया था। यानी मित्रों, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर अब जीत के बाद जमात अपनी गतिविधियों को बढ़ाने की तैयारी में होगा, जिससे खतरा कई गुना बढ़ गया है। पहले खतरा यह है कि कहीं भारत के बॉर्डर पर कट्टरपंथी विचारधारा का कंट्रोल ना हो जाए। जमात 1971 से लेकर आज तक भारत विरोधी रहा है। ऐसे में खतरा इस बात का है कि बॉर्डर इलाकों में फुल कंट्रोल के बाद जमात भारत के खिलाफ कोई साजिश ना रचे। भारत से सटे इलाकों में जमात की जीत से चिंता की दूसरी वजह है हिंदुओं के पलायन का खतरा। ये तय मानिए कि जमात ने जिन जगहों पर जीत हासिल की है, वहां हिंदुओं का जीना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से बांग्लादेशी हिंदू पलायन करके भारत आने की कोशिश करेंगे। जमात की ये जीत से चिंता इसलिए भी है क्योंकि ये रणनीतिक तौर पर भारत के लिए बड़ा खतरा है। सरहदी इलाकों पर जमात के कब्जे से ये डर है कहीं जमात भारत में कट्टरपंथियों की घुसपैठ करवाकर नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में अस्थिरता फैलाने की साजिश ना रचे। डीएनए मित्रों, बॉर्डर एरियाज में जमात की जीत से भारत की चिंताएं तो बड़ी हैं, लेकिन बड़ी पिक्चर यह है कि बांग्लादेश की जनता ने जमात की विचारधारा को नकार दिया और इसी के साथ साथ बांग्लादेश के चुनावी परिणाम ने
पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मंसूबों पर भी पानी फेर दिया है। मित्रों, इस चुनाव में जमात इस्लामी को पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने भी बैक चैनल से इस चुनाव में जमात को जितवाने के लिए पूरी कोशिश की थी। यूनुस ने भी जमात के लिए फ्रंट फुट पर बैटिंग की, लेकिन इस सब कोशिश के बावजूद जमात 76 सीटों पर सिमट गई। इस परिणाम के मायने क्या हैं, आपको अब यह भी देखना चाहिए। मित्रों, जमात को नकारकर बांग्लादेश की जनता ने यह साबित कर दिया कि उन्हें शरिया नहीं बल्कि स्थिरता चाहिए। जमात को बहुमत से दूर रखकर यह साबित कर दिया कि बांग्लादेश की जनता को इस्लामिक स्टेट नहीं बल्कि सेकुलर स्टेट चाहिए। पाकिस्तान समर्थित जमात की हार ने यह साबित कर दिया कि बांग्लादेश पाकिस्तान का प्रॉक्सी बनने को राजी नहीं है, और BNP की जीत ने यह तय कर दिया कि बांग्लादेश अभी भी मुख्यधारा की राजनीति पार्टी को देश की कमान सौंपना चाहता है। ये लोकतंत्र की जीत है। आप जानते हैं कई सालों से यहाँ लोकतंत्र नहीं था, तो ये लोगों की जीत है। तारिक रहमान के पास सबसे बड़ी चुनौती है बांग्लादेश के आर्थिक हालात सुधारने की, क्योंकि बांग्लादेश के आर्थिक हालात बहुत खराब थे। तारिक रहमान से कहना चाहती हूँ कि वो शिक्षा की तरफ ध्यान दे। नई सरकार को आर्थिक हालात को सुधारने की तरफ ध्यान देना होगा। लोग इस चुनाव से काफी खुश हैं, क्योंकि इस चुनाव में कोई हिंसा नहीं हुई है। DNA मित्रों, बांग्लादेश का 13वां संसदीय चुनाव हिंदुओं और हिंदुस्तान से नफरत की आड़ में हुआ। जमाते इस्लामी ने सीधे सीधे और पाकिस्तान बैक चैनल से इसे काफी बढ़ावा देता रहा। ऐसे में आपको आज ये देखना चाहिए कि जिन कट्टरपंथियों ने नफरत के नाम पर चुनाव लड़ा, उनका क्या हुआ। मित्रों, इस चुनाव में सबसे बड़ा कट्टरपंथी चेहरा था ममनूल हक। ढाका 13 सीट से जमाते इस्लामी के इस कट्टरपंथी नेता को करारी हार का सामना करना पड़ा। मित्रों, ममनूल हक जिस तरीके की बातें कर रहा है, कुछ इसी तरीके की बातें जमात के हर नेता ने की। जमात के मुखिया शफीक उर रहमान ने तो हिंदुओं और हिंदुस्तान विरोधी बयान के साथ साथ इस्लामिक क्रांति तक का जिक्र किया था। जमाते इस्लामी ने लोगों में जन्नत वाला पर्चा भी बंटवाया था, जिसमें यह लिखा गया कि जमात को वोट करने पर जन्नत नसीब होगी। लेकिन बांग्लादेश की जनता ने इस्लामिक क्रांति की जगह पर लोकतांत्रिक पार्टी को बहुमत दिया। मित्रों, बांग्लादेश में चुनाव परिणाम आने के बाद आज बांग्लादेश के 2 हिंदू नेताओं के बारे में भी आपको जानना चाहिए, जिनमें से एक की जीत हुई है और एक की हार हुई है। पहले है कृष्णा नंदी, जमात का इकलौता हिंदू कैंडिडेट। जमाते इस्लामी ने हिंदू बहुल खुलना एक सीट से कृष्णा नंदी को उतारकर हिंदुओं का वोट बटोरने की कोशिश की, लेकिन जमात के हिंदू हेट की वजह से हिंदू कैंडिडेट को भी वोट नहीं मिला और वो चुनाव हार गए। वहीं आज BNP के गणेश्वर चंद्र राय ने इतिहास रचा। पहली बार ढाका से कोई हिंदू कैंडिडेट जीता है। हिंदू विरोधी लहर में भी गणेश्वर चंद्र ने जमात के कैंडिडेट को 1 लाख वोटों से हरा दिया। ढाका में मौजूद हमारे संवाददाता सिद्धांत सिब्बल ने गणेश्वर चंद्र रॉय से खास बातचीत की। उन्होंने इस जीत पर क्या कहा, आपको यह भी सुनना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सबके लिए समान कानून बनाऊं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो या कोई और। सबको संविधान के हिसाब से समान अधिकार मिले और सब कानून का पालन करें। मित्रों, इस चुनाव में BNP 2/3 बहुमत से जीत गई। जमाते इस्लामी दूसरे नंबर की पार्टी रही और जो पार्टी पर्दे के पीछे से यूनुस के जरिए बांग्लादेश को चला रही थी, उनकी हालत सबसे ज्यादा खराब रही। DNA मित्रों, जिन छात्र नेताओं ने शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद नया बांग्लादेश बनाने का नारा दिया था, आज उन्हीं छात्र नेताओं को बांग्लादेश की आवाम ने चुनाव में नाकार दिया। आप ये भी कह सकते हैं कि बांग्लादेश के लोगों ने यूनुस और उनकी टीम का तख्ता पलट कर दिया। छात्रों की पार्टी NCP जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थी, लेकिन इनका इतना बुरा हाल हुआ, ये सिर्फ 6 सीटों पर ही सिमट गई। छात्र नेताओं के इस प्रदर्शन से बांग्लादेश ने यही मैसेज दिया कि वो एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि स्थिरता चाहता है। यही वजह है कि तारिक रहमान के नेतृत्व वाली BNP को इतनी भारी बहुमत मिला है। इस जीत के बाद अब तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय है। मित्रों, तारिक रहमान 17 साल विदेश में रहने के बाद दिसंबर 2025 में ही बांग्लादेश लौटे हैं। पूर्व राष्ट्रपति ज़ियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार ही सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गए। माना जा रहा है कि कट्टरपंथी जमात के सामने उनकी मॉडरेट छवि पर आवाम ने भरोसा जताया, लेकिन यहां सवाल उठता है कि तारिक का सत्ता में आना
भारत के लिए नया अवसर है या फिर खतरा। मित्रों, माना जा रहा है यह भारत बांग्लादेश के रिश्तों को रीसेट करने का अवसर है। तारिक रहमान ने चुनाव प्रचार के दौरान भारत के बारे में अच्छी बातें कही हैं। उन्होंने म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग का वादा किया है। तारिक रहमान जमाते इस्लामी से बिल्कुल विपरीत मॉडरेट लगते हैं। बीएनपी ने चुनाव में क्लीन पॉलिटिक्स का वादा किया है और तारिक रहमान का सत्ता में आना दोनों देशों के लिए आर्थिक फ्रंट पर भी फायदेमंद साबित हो सकता है। बांग्लादेश के स्टेबल गवर्नमेंट मतलब भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, टेक्सटाइल और बुनियादी ढांचों के रुके हुए प्रोजेक्ट्स फिर से पटरी पर आएंगे। यही वजह है कि तारिक रहमान के लिए भारत ने भी कूटनीतिक चैनल्स खोल दिए हैं। एक तरफ आज बीएनपी की जीत की खबर आते ही भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी, तो वहीं 30 दिसंबर को तारिक रहमान की मां और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की मौत के तुरंत बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ढाका में रहमान से मुलाकात की थी। चुनाव में जीत के बाद बीएनपी ने भी भारत को लेकर जो बयान दिया है वो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। हमें आशा है कि दोनों पड़ोसी देशों और लोगों के रिश्ते और मजबूत होंगे। हम पीएम मोदी का तारिक रहमान को शुभकामनाएं देने के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं। डीएनए मित्रों, भारत के लिए तारिक रहमान की जीत सावधानी और संवाद का समय है, क्योंकि अगर तारिक रहमान सुरक्षा चिंताओं को दूर करते हैं, कट्टरपंथ को नियंत्रित रखते हैं, तो भारत के लिए वो एक स्थिर साझेदार बन सकते हैं।